everyone. Welcome to the channel Focus. I hope you are studying well for examinations. So आज हम करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि है क्लास 9th का एक ज्योग्राफी का चैप्टर, जो कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है. सो आज हम सारी डिफिकल्टी को जल्दी से खत्म करते हैं और लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी पूरा चैप्टर, सो अच्छे से फोकस होकर पढ़ते रहिए. So let us start with the introduction portion. Have you observed the types of trees, bushes, grasses and birds in the fields and parks in and around your school? So पहली लाइन में इसने बोला है, क्या कभी आपने देखा है अलग अलग तरीके की ट्रीज, अलग अलग तरीके की बुशेस, अलग अलग तरीके की ग्रासेस, अलग अलग तरीके की बर्ड्स फील्ड्स के अंदर या पार्क्स के अंदर जो आपके स्कूल के आसपास हो? देन आर दे सिमिलर और दे आर वेरिएशन. तो कह रहे जितने भी ट्रीज और जितने भी बर्ड्स वगैरह आप देखते हैं तो क्या वो सारे सिमिलर होते हैं? नहीं, हमें पता है कि वेरिएशंस होती हैं. कहीं पर दूसरे टाइप के ट्रीज होते हैं, कहीं पर दूसरे टाइप के ट्रीज होते हैं. इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, कैन यू इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायोफॉर्म अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री. अब कह रहे हैं कि इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के बायोफॉर्म्स अवेलेबल है पूरी कंट्री में. जैसे कि कहीं पर बर्फ गिर रही है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर बहुत बारिश होती है, कहीं बिल्कुल सूखा है. तो ये अलग अलग तरीके के बायोफॉर्म्स अवेलेबल है, ये कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं. सेकेंड पैराग्राफ में लिखा, अवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड. कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें से जो 12 कंट्रीज है, इंडिया जो है उन 12 कंट्रीज में से आता है, जहाँ पे कि जो वो 12 कंट्रीज है वो है मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है. तो उन 12 जो कंट्रीज है उसमें से इंडिया भी आती है. With about 47,000 plant species, India occupies 10th place in the world and 4th in the Asian plant diversity. तो इस लाइन में बताया कि इंडिया के अंदर ना जो प्लांट्स की स्पीशीज है वो है 47,000 प्लांट स्पीशीज इंडिया में है. और इंडिया की जो प्लेस है ना वो 10th प्लेस है पूरे वर्ल्ड में प्लांट स्पीशीज के अंदर. और अगर एशिया के अंदर देखें तो एशिया के अंदर जो हमारी इंडिया की प्लेस है इन प्लांट डाइवर्सिटी वो है 4th. इसके बाद है, देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है. क्या बताया इन्होंने? सबसे पहले तो इन्होंने बता दिया कि इंडिया के अंदर 47,000 प्लांट स्पीशीज है और इंडिया की जो रैंक है वो है 10th पूरे वर्ल्ड में. अगर हम प्लांट स्पीशीज की बात करें तो प्लांट स्पीशीज में वो 10th नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में, जितनी मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज में. और अगर पूरे एशिया में देखें तो 4th रैंक पर आता है. उसके बाद इन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स कितने हैं. इन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लांट्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स उसमें से 6% जो है वो इंडिया के अंदर है. उसके बाद इन्होंने बोला कि जो कंट्री है उसके अंदर बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी है, यानी कि ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं उगते, जैसे कि फर्न्स, एल्गे, फंजाई. तो ये 3 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग है. ऐसे बहुत सारे इंडिया में, पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. तो यहाँ पर 40,000 स्पीशीज है और 15,000 जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स है. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के फंजाई, एल्गी और जो इन्होंने एग्जांपल दिए, तो ये सारे MCQ में काफ़ी ज़्यादा पूछ सकते हैं. उसके बाद इन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज है एनिमल की, यानी कि इंडिया के अंदर जैसे अभी हमने बता दिया 47,000 थी प्लांट की स्पीशीज, लेकिन अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो 90,000 स्पीशीज है एनिमल की. और एज वेल एज रिच वेराइटीज ऑफ फिशेज इन फ्रेश एंड मरीन वाटर. इनका एनिमल्स की 90,000 स्पीशीज है. उसके अलावा फिशेज भी बहुत सारी है हमारी कंट्री में, जो कि दोनों फ्रेश वाटर में भी है बहुत सारी फिशेज और मरीन वाटर में भी बहुत सारी फिशेज हैं. उसके बाद एक अलग पैराग्राफ, जो लास्ट पैराग्राफ हमारा इसका आता है, वो है नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन, जैसे चैप्टर का नाम है वाइल्ड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो उसी तरीके से नेचुरल वेजिटेशन की भी एक डेफिनेशन दे रखी है. तो इन्होंने बोला कि नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू द प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इस लाइन में बता रहे हैं कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कि एक प्लांट की कम्युनिटी जो कि खुद उग गई है, जो खुद उगी है, नेचुरली उगी है, बिना किसी ह्यूमन एड, यानी कि बिना किसी ह्यूमन की हेल्प के, और बहुत टाइम तक ह्यूमन वहां पर गए भी नहीं है, बहुत टाइम से वो अनडिस्टर्ब है और खुद ही उग रही है. यानी कि अगर एक जगह पर जैसे अगर कोई फार्मर उगा रहा है तो वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है. ये कह रहे हैं कि नेचुरल वेजिटेशन ऐसे हुआ कि अगर एक जगह पे प्लांट की कम्युनिटी उगे जा रही है, ना ह्यूमन उसमें सीड्स हैं डाल रहे हैं, ना वहाँ पे वाटरिंग दिए जा रहा है, ना उधर कोई ह्यूमन आ रहा है आसपास, तो उसको, और वहाँ पर खुद से प्लांट उग रहे हैं, तो उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे. ठीक है. और इसको हम नेचुरल वेजिटेशन के साथ इसको हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं.
तो इसने कहा इसका मतलब अगर हम कोई क्रॉप्स देखें, फ्रूट्स देखें, ऑर्चिड्स देखें, तो जो हम उगाते हैं तो वो नेचुरल वेजिटेशन के अंदर नहीं आए, वो वेजिटेशन के अंदर आए पर नेचुरल नहीं आए, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन एड हुआ है, ह्यूमन हेल्प की जा रही है. नेक्स्ट टर्म, the term flora is used to denote plants of a particular region or period. Similarly, the species of animals are referred to the fauna. तो अब इन्होंने क्या कहा है कि जो प्लांट्स है ना, जैसे हम किसी कम्युनिटी को नाम देते हैं कि ये वाले जो कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, ये क्या है, एनिमल्स हैं, ये क्या है, प्लांट्स है. तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि अगर हम सारे प्लांट्स को नाम दें तो हम प्लांट्स को एक नाम देते हैं जो कि है फ्लोरा. फ्लोरा का मतलब होता है कि हम फ्लोरा जो हम प्लांट्स को डिनोट करने के लिए बोलते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स को डिनोट करने के लिए, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जो प्लांट्स हो गए उसको हमने बोल दिया कि फ्लोरा है. लेकिन सिमिलरली अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनके लिए एक दूसरा टर्म है जो कि है फौना. तो यहाँ से फ्लोरा और फौना की डेफिनेशन भी आ सकती है. उसके बाद है दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर. तो हमें पता है कि इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स है, बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स है. तो वो क्यों है, उसके रीजन हम अब समझने की कोशिश करते हैं. तो हम ऊपर आते हैं. तो इसको दो पार्ट्स में इन्होंने बताया गया. एक तो रिलीफ के अंदर इन्होंने दो पार्ट्स बताया, लैंड एंड सॉइल, और दूसरा इन्होंने बताया क्लाइमेट के अंदर इन्होंने बताया टेम्परेचर, फोटो पीरियड और प्रेसिपिटेशन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं रिलीफ फीचर्स के साथ. रिलीफ के अंदर दो फीचर्स आते हैं, लैंड और सॉइल. तो सबसे पहले लैंड समझते हैं. ये कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग जो वेराइटीज के एनिमल्स और अलग अलग तरह के जो प्लांट्स हैं वो क्यों है, लैंड की वजह से. पहले तो उसने कहा लैंड क्यों, कि उसने कहा लैंड इफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो उसने कहा कि जो लैंड है उसकी वजह से जो वेजिटेशन है ना वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि डू यू एक्सेप्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनियस, प्लेट्यू एंड प्लेन एरियाज और इन ड्राई एंड वेट रीजन. तो कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि माउंटेन पे जो क्रॉप उग रही है वही प्लेन्स पे, वही प्लेट्यूज पे उग सकती है? नहीं. जैसे कि कैक्टस है, हमें पता है डेजर्ट में उग सकता है, तो हम उसको पहाड़ों में नहीं उगा सकते हैं. तो यहाँ पर क्या है, लैंड डिफरेंस है. तो उसने कहा जो नेचर है लैंड का वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि उधर किस तरीके की वेजिटेशन होगी, कि किस तरीके का वहाँ पे प्लांट्स का स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके के प्लांट की जो है ग्रोथ होगी. जैसे कि द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर. इसने कहा है कि जैसे मान लो कि एक जगह है जहाँ पर फर्टाइल लैंड है, यानी कि एक ऐसी लैंड है जहाँ पे मैन्योर वगैरह है, जहाँ पर अच्छी खेती हो सकती है, तो उस प्लेस को जो फर्टाइल, जहाँ पर जो फर्टाइल लेवल है वो हम एग्रीकल्चर को डिनोट करेंगे. लेकिन जो अनड्यूलेटिंग और जो रफ टेरेन्स, ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पर कि कोई रफ सरफेस है, फर्टाइल वगैरह नहीं, मैन्योर वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर ग्रासलैंड और वुडलैंड डेवलप हो जाती है. यानी कि वहाँ ग्रासेस और वुड्स डेवलप हो जाती है, और उधर भी नुकसान नहीं है हमारे को. फर्टाइल के लिए तो चलो हमने एग्रीकल्चर के लिए यूज कर लिया, लेकिन जो फर्टाइल नहीं है उधर भी क्या होता है कि ग्रासेस और वुड्स और मतलब ट्रीज वगैरह उगते हैं, और वो शेल्टर देते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ को, यानी कि एनिमल्स को. अब हम दूसरे फीचर्स पे आते हैं जो कि है सॉइल. तो इन्होंने कहा जो सॉइल्स ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस. ठीक है, सॉइल भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. अब जो अलग अलग टाइप की सॉइल होगी ना वो भी अलग अलग टाइप का जो वेजिटेशन प्रोवाइड करेगी. जैसे कि सैंडी सॉइल में, मतलब जैसे अलग अलग टाइप की सॉइल होती है, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, और बहुत सारी अलग अलग तरीके की सॉइल है. तो जो सैंडी सॉइल है उसमें अलग तरीके के उगेंगे. जैसे कि इसने बोला है कि जो सैंडी सॉइल है जो कि डेजर्ट में अंदर होती है वो सपोर्ट करती है कैक्टस को, थॉर्नी बुशेस को, थॉर्नी बुशेस मतलब कांटों वाले बुशेस को, और जबकि जो वेट और मार्शी एरियाज होंगे, जो डेल्टिक सॉइल होती है वो सपोर्ट करती है मैनग्रोव और डेल्टिक वेजिटेशन को. ये क्या वेजिटेशन होती है हम आगे समझेंगे. और जो हिल है, द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ द सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज. और जो हिल होते हैं जिसके अंदर की थोड़ी सी सॉइल वाले हिल्स होते हैं वो कॉनिकल ट्रीज को सपोर्ट करते हैं. तो ये तो हमारे फीचर्स थे रिलीफ के फीचर्स के अंदर. तो यही एक फर्स्ट इसका क्वेश्चन भी है, आई डोंट नो फर्स्ट है या उसके बाद का थोड़ा क्वेश्चन है कि क्या रीजन होते हैं कि अलग अलग तरीके के वाइल्ड लाइफ और अलग अलग तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है. तो उसके रीजन यही है सारे. रिलीफ के अंदर लैंड एंड सॉइल, और बाकी क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड ऑल, वो हम सब लिखेंगे. अब हम आते हैं क्लाइमेट के ऊपर. अब क्लाइमेट के अंदर भी तीन आते हैं जो कि है टेम्परेचर. तो सबसे पहले टेम्परेचर है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं. इन्होंने कहा टेम्परेचर, द कैरेक्टर एंड द एक्सटेंट आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विद द ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल. तो इसने कहा कि जो कैरेक्टर है, कि कैरेक्टर यानी कि किस तरीके की और किस टाइप की वेजिटेशन, किस तरीके के प्लांट्स वहां पे उगेंगे, वो मेनली हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर से. अलॉन्ग विद टेम्परेचर के साथ और भी बहुत चीजें होंगी, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी,
एयर में कैसी है, प्रेसिपिटेशन कैसी है और सॉइल कैसी है। पर यहाँ पर हम मेनली टेम्परेचर के ऊपर फोकस करेंगे। तो इन्होंने कहा ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालयाज आर द हिल्स ऑफ द पेनिनसुला अबव द हाइट ऑफ 915 मीटर्स। तो इन्होंने कहा है क्या है कि जो हिमालय के स्लोप पे और जो हिल्स हैं, हिल्स ऑफ द हिल्स ऑफ द पेनिनसुला, जिनकी की हाइट जो है 915 मीटर से अबव है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होगा। किसने कहा कि जो पहाड़ों की साइड है, जैसे कि हिमालय की स्लोप है या ऐसे हिल्स है जिनकी 915 मीटर जो है हाइट है, तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर फॉल करता है, यानी कि टेम्परेचर कम होता है। इस वजह से वहाँ पे वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो अलग होते हैं। किस तरीके की वेजिटेशन होगी, किस तरीके की उनकी ग्रोथ होगी, वो अलग रहती है और चेंज होती है फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन वेजिटेशन। अभी से बताएगी कि वहाँ पे नहीं और जगह पे भी, जैसे कि अगर कहीं सब ट्रॉपिकल है, अल्पाइन, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो वहाँ पे टेम्परेचर है तो चेंज होती जाती है वहाँ पर अलग क्योंकि वहाँ टेम्परेचर चेंज होता है, तो वहाँ पर वेजिटेशन भी क्या होती है, चेंज होती जाती है। सो अभी इन्होंने एक टेबल दिखा रखा है। टेबल में इन्होंने बताया वेजिटेशन जोन्स, यानी कि जोन्स क्या है ये भी आगे डिस्कस होगा, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन, और ये यहाँ पर क्या होता है कि फ्रोस्ट होती है नहीं होती है, जो भी है ये सब चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, वैसे ये टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो क्लाइमेट के अंदर ही जैसे अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर, अब दूसरा इसके अंदर आ गया फोटो पीरियड। अब हम डिस्कस करते हैं फोटो पीरियड है क्या। द फोटो पीरियड का मतलब होता है सनलाइट, अगर शॉर्ट में समझे तो उन्होंने कहा द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेस इज ड्यू टू डिफरेंस इन द लैटिट्यूड। पहले इन्होंने बता दिया कि भाई कहीं ज़्यादा धूप, कहीं कम धूप क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर लैटिट्यूडनल डिफरेंस होता है, और लैटिट्यूडनल डिफरेंस के साथ ऑल्टीट्यूड डिफरेंस भी होता है। अच्छा, इन दोनों के अलावा और भी क्या हो सकता है, इन दोनों के अलावा ये भी हो सकता है कि सीजन चेंज हो गया है, जैसे कि गर्मियों में जो है ज़्यादा धूप होती है, सर्दियों में कम धूप होती है, तो ये वेरिएशन हो सकते हैं। और दिन का ड्यूरेशन ऑफ द डे भी हो सकता है, कि जैसे सर्दियों में क्या होता है, छोटे दिन हो जाते हैं, तो उस हिसाब से फोटो पीरियड यानी कि सनलाइट जो है वो चेंज होती रहती है। अच्छा, ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रोज फास्टर इन द समर। हमें पता है कि समर के अंदर जो है वो ज़्यादा सनलाइट हमें मिलती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक सन रहता है, सुबह भी जल्दी आ जाता है, रात को भी काफ़ी टाइम तक, मतलब शाम तक भी काफ़ी टाइम तक रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ट्रीज जो है गर्मियों में बहुत जल्दी उगते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में बहुत प्रोग्रेसिव जो इनकी ग्रोथ होती है, लेकिन सर्दियों में धीरे धीरे उनकी ग्रोथ यहाँ पर स्टॉप हो जाती है, ये बहुत ही स्लोली जो इनकी ग्रोथ होती है। ये हो गया फोटो पीरियड और सनलाइट। अब हम थर्ड वाला करते हैं, प्रेसिपिटेशन। अच्छा, ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है, शॉर्ट में बता देती हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा है। प्रेसिपिटेशन के अंदर स्नो और रेन दोनों आते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट द इंटायर रेनफॉल इज बॉट इन बाय द एडवांसिंग साउथवेस्ट मॉनसून जून टू सितंबर एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो अभी क्या कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर हमें पता है कि जो सारा भी रेनफॉल आता है वो एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून से आता है और खत्म वहाँ पर होता है। और जहाँ पर एरियाज होते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो वहाँ पर डेंस वेजिटेशन होती है। डेंस वेजिटेशन मतलब कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं, ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप्स होती है, एज वेल एज अगर हम दूसरे एरियाज को से कंपेयर करें कि डेजर्ट वाले एरियाज में करें तो वहाँ पर वेजिटेशन कम होंगी, और जहाँ वेट और जो हैवी रेनफॉल वाला रीजन होगा वहाँ वेजिटेशन ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला, हैव यू एवर थॉट एज टू व्हाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स। कभी सोचा है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए जो फॉरेस्ट इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। तो इसने बताया कि फॉरेस्ट जो है वो रीनेबल सोर्सेज होते हैं और हमारी लाइफ में एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। कैसे प्ले करते हैं, हमारी लाइफ की क्वालिटी को एनहांस करते हैं। ठीक है, ये मॉडिफाई अच्छा, पहली बात हमारी लाइफ की क्वालिटी को एनहांस करते हैं, जैसे कि ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, हमारी जो एयर होगी वो क्लीन होगी, और तो इस वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट को बहुत सुधारते हैं, हमारे क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं। अब सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल करते हैं, जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे वो उनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, तो वो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। अगर पानी के फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं, कैसे, अगर एक जगह पे पेड़ है तो मिट्टी को पकड़ के रखेगा, तो अगर पानी का फ्लो भी होगा तो मतलब जैसे मिट्टी वगैरह एक साथ फ्लो नहीं हो पाएगी। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को भी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे मटेरियल, जैसे कि अगर कॉटन ट्रीज है तो कॉटन इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, और अगर वुड हम ले रहे हैं तो उससे जैसे कि अलग अलग शीशम की लकड़ी है जो भी है, उनसे अलग अलग तरीके के फर्नीचर्स वगैरह बन रहे हैं। और एक लाइवलीहुड भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड करती है जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, और एंड ऑफर पैनोरामिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन। और हम देखते हैं कि हम जब ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं जहाँ की बहुत सुंदर से व्यूज़ होते हैं, तो हमें वहाँ पर एक बहुत सारा व्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, एक मतलब बहुत सुंदर नेचर दिखता है हमें, कि एक हमारी व्यूइंग जो
चीज़ है उसको भी बहुत ज़्यादा ये बढ़ाते हैं। और ये विंड फोर्स को कंट्रोल करते हैं कि ये जो ट्रीज है ना, हमें पता नहीं कि कितनी चीज़ें हमारे लिए करते हैं, बट ये विंड फोर्स को भी, जैसे बहुत तेज आवाज़ को भी कंट्रोल करती है और टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है और बारिश भी करती है। ये सब तो हमें पता है कि बारिश करती है, पर विंड कंट्रोल करती है, टेम्परेचर कंट्रोल करती है, एक सीन्स क्रिएट करती है रिक्रिएशन के लिए, स्ट्रीम को फ्लो करती कंट्रोल करती है, सॉइल इरोजन करती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि अभी हमने समझे हैं। उसके बाद है कि ये सॉइल को ह्यूमस भी प्रोवाइड करती है और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ यानी कि बहुत सारे एनिमल्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत, जैसे चिड़िया ही है, वो क्या करती है, ट्रीज में अपना घोंसला बनाती है। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम वाइल्ड लाइफ को शेल्टर प्रोवाइड करती है, क्योंकि जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो इस तरीके से इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन हैज अंडरगो मेनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स सच एज द ग्रोइंग डिमांड ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। तो हमने बोला कि इन्होंने बोला कि इंडिया की जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि वो वेजिटेशन जहाँ पे मैंने बताया नेचुरल का मतलब है कि बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड रहे ये हो। तो वहाँ पे इसने कहा कि जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि अब हमें पता है कि कल्टिवेटेड लैंड की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब खेती वेरी करने के लिए और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, माइनिंग के लिए, है ना, अर्बनाइजेशन के लिए, और ओवर ग्रेजिंग वगैरह जो मतलब ग्रेजिंग ओवर चरवाहा जो है चरवाते रहते हैं, और लोगों को लैंड चाहिए घर बनाने के लिए, लोगों को लैंड चाहिए अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करने के लिए, माइनिंग के लिए। तो इस वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत हद तक खत्म होती जा रही है। द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट इज नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस। अभी कह रहा है कि अगर हम वेजिटेशन कवर इंडिया की बात करें तो जितना भी वेजिटेशन है इंडिया के अंदर वो एक तरीके से बिल्कुल भी नेचुरल नहीं रहा है रियल से अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब वहाँ पे कटिंग वगैरह हो रही है और अपने तरीके से मॉडिफाई करके बनाया जाता है, तो रियल नहीं हो रही है। Except in some inaccessible regions like the Himalayas, the hilly region of central India and the Marushthali, the vegetation in most of the area has been modified at some place or replaced or degraded by human occupancy। अब ये क्या कह रहा है कि वैसे अगर रियल सेंस में देखें तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में अब जो उनकी जो एक्चुअलिटी, जो नेचुरल वेजिटेशन का जो रियल मतलब है वो नहीं रहा गया है, एक्सेप्ट कुछ कुछ जगह पे ऐसे ऐसे एरियाज में जहाँ पे लोग नहीं रह पाते हैं, उधर पे अभी भी नेचुरल वेजिटेशन है। जैसे कि हिमालयाज में जो हिली रीजन है सेंट्रल इंडिया के, वहाँ मरुस्थली पे, तो वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो नेचुरल है। और बाकी इन्होंने कहा कि जो वेजिटेशन है बाकी दूसरे मोस्ट पार्ट में वो क्या हो गया, या तो लोगों ने मॉडिफाई कर दिया है, या उनको हटा दिया गया है, या ह्यूमन ने अपने रहने के लिए उसको डिग्रेड खत्म वगैरह कर दिया गया है। तो वहाँ पे अब नहीं रही नेचुरल वेजिटेशन। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। सो यहाँ तक हमने कर लिया है पार्ट 1। सो अब आगे की जो चीज़ें हैं वो पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 2 में और भी अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन आने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी ऐसा चैप्टर या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आप समझना चाहते हैं तो उसको कमेंट में ज़रूर मैंशन करिए और मैं जल्दी से उसकी वीडियो बनाऊंगी। सो टेक केयर एंड बाय बाय।